बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है। पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम अब हमने अपना सारा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियोस में ग्लैंड्स थे एंडोक्राइन सिस्टम के, देन उसके डिसऑर्डर्स थे, ह्यूमन रिसेप्टर्स थे। नेक्स्ट हमारा नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जो जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, जो जो डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, वो हमने आज पढ़ने हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो मेन टू टाइप्स के होते हैं। उनको कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि मेन टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है और दूसरा उसका फंक्शनल डिसऑर्डर है। वेस्कुलर डिसऑर्डर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वेसल्स की वजह से जो आएगा वो वेस्कुलर डिसऑर्डर होगा। अगर वेसल्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है, मींस ब्लड सप्लाई के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है, तो वो वेस्कुलर डिसऑर्डर है। और अगर फंक्शनल डिसऑर्डर होता है तो उसमें कोई भी नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है या ट्रांसमिट होती है, उसकी जनरेशन या ट्रांसमिशन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। वेस्कुलर डिसऑर्डर की जो मेन एग्जांपल है वो पैरालिसिस है, जिसे हम फॉलेज भी कह सकते हैं, पैरालिसिस है। और फंक्शनल डिसऑर्डर की एपिलेप्सी है, जिसमें कि मोस्टली दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई चल रहा होता है उसके अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो वेस्कुलर डिसऑर्डर आता है। जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर जो है वो डिस्टर्बेंस हो अगर नर्व इम्पल्स की जनरेशन में या फिर उसकी ट्रांसमिशन में, तो वो फंक्शनल डिसऑर्डर क्रिएट करती है। जी, सबसे पहला हम डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। जो वेस्कुलर डिसऑर्डर है वो पैरालिसिस है। इसमें पैरालिसिस में क्या होता है कि हमारे एक या एक से ज़्यादा जो भी मसल्स अटैच होते हैं आपस में, उनका फंक्शन जो है वो कंप्लीट लॉस हो जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जो मसल्स होते हैं, जो मसल्स आपस में अटैच हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, उनका फंक्शन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस आता है। मीन्स जब मसल्स काम नहीं करेंगे तो वो हमारा जिस्म मूवमेंट नहीं कर सकता। हमारा जिस्म मूवमेंट तो मसल्स की वजह से करता है ना, बोन्स और मसल्स की वजह से। तो जो मसल जब उनमें कोई डिफेक्ट आता है, उनका फंक्शन लॉस हो जाता है, तो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती, और उसी कंडीशन को पैरालिसिस कहते हैं। मोस्टली ये जो डैमेज आता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ही आते हैं। और अगर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो ये पैरालिसिस होता है, और ये बहुत सीवियर होता है, क्योंकि नर्वस स्पाइनल और ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अंदर जो है सारी हमारी बॉडी को कंट्रोल वही कर रहे हैं, तो वो ये बहुत सीवियर अटैक होता है। तो ये डैमेज आ सकता है ड्यू टू एनी स्ट्रोक। कोई भी आपको स्ट्रोक लगा है, कोई भी झटका, इसमें हमारी मोस्टली आ जाती हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर रप्चर आ जाना, या तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं या फिर उन ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और आगे ब्लड सप्लाई मूवमेंट उसकी नहीं हो सकती। और कोई भी ऐसा वायरस जो पोलियो काज करता है, पोलियो वायरस का कोई भी पॉइजन वो ऐसा काज कर सकता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो ये थी जी पैरालिसिस की सिम्टम्स, कि वो किसकी वजह से होता है, सॉरी उसकी रीजंस थी कि वो किसकी वजह से होता है। तो वो पहली थी कि ब्रेन के या स्पाइनल कार्ड के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो या तो रप्चर हो जाए, या फिर उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, या फिर पोलियो वायरस कोई ऐसा पॉइजन क्रिएट कर दे जिसकी वजह से ये पैरालिसिस हो सकती है। अब पेशेंट में वीक पैरालिसिस भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है। वीक हो सकता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर, उसकी थ्रू आउट बॉडी के अंदर वीक पैरालिसिस हो सकता है, या फिर पैरालिसिस हो सकता है बॉडी की एक साइड पे भी। मोस्टली आपने यही सुना होगा कि बॉडी की एक साइड पे फॉलेज हो जाता है। तो पैरालिसिस एक साइड पे भी हो सकता है और थ्रू आउट द बॉडी भी हो सकता है, लेकिन पूरी बॉडी में वो वीक होता है। और ये इसके मोस्टली चांसेस, अगर पूरी एक साइड पे नहीं हुआ तो इसके चांसेस ये हो सकते हैं कि ये लोअर एक्सट्रीमिटीज पे हो सकता है, मींस जिस्म के निचले वाले हिस्सों पे हो सकता है। और 4 के हमारे जो लिम्स हैं, मतलब 2 लेग्स एंड 2 आर्म्स, उन पे भी ये मोस्टली हो सकता है, इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एपिलेप्सी।
पहली आपने जो पैरालिसिस पढ़ी है वो वैस्कुलर डिसऑर्डर है उसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। लेकिन जो एपिलेप्सी है वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल डिसऑर्डर में नर्व इम्पल्स या तो जनरेट नहीं हो रही, और अगर जनरेट हो रही है तो उसकी ट्रांसमिशन में कोई डिसऑर्डर आ गया। तो एपिलेप्सी जो है वो भी नर्वस डिसऑर्डर है, जिसमें कि या तो वो जो नर्व इम्पल्सिस ब्रेन में जा रही हैं या आ रही हैं वो या तो वो एबनॉर्मल होंगी, या फिर उनका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, जनरेट बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या फिर वो उनका एबनॉर्मेलिटी उसमें कोई आ गई है जनरेशन में, तो इसकी वजह से ये एपिलेप्सी क्रिएट हो जाती है। एपिलेप्सी जो है वो मोस्टली जो पेशेंट है उसके अंदर अनप्रोवोक्ड सीजर्स काज कर देती है। मींस मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, सीजर्स होता है मिर्गी के दौरे। तो एपिलेप्सी जो है वो अनप्रोवोक्ड सीजर्स क्रिएट कर सकती है पेशेंट के अंदर, के उसको गैर यकीनी तौर पे पड़ जाते हैं कि अचानक हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि इस टाइम पे ये हो सकता है। इसके अलावा वो कहता है कि ये जो सीजर है ना, ये एपिलेप्सी के टेम्परेरी स्टेट है तो एबनॉर्मल है लेकिन टेम्परेरी स्टेट है। मींस वो कभी कभी आते हैं लेकिन थ्रू आउट लाइफ नहीं रहते, वो फिर खत्म हो जाता है, फिर किसी टाइम पे आएगा लेकिन फिर खत्म हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी है। तो इसको हम कन्वुल्शंस से भी हम इसकी कर सकते हैं। कन्वुल्शंस मीन किसी भी चीज को इलाज करना, किस चीज का, तो वो हम उसका इलाज कर सकते हैं, उसकी टेम्परेरी स्टेट पे इलाज हो सकता है। जो ये यंगर पीपल है ना, उनके अंदर ये जो है वो एबनॉर्मल या एक्सेसिव डिस्चार्ज की वजह से तो होगा, लेकिन उनमें इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से होगी ये कि उनमें या तो जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा या उनमें डेवलपमेंटल काजेज आएंगे कोई। अगर उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है या उनमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो तब उनकी नर्व इम्पल्स में डिस्टर्बेंस आ सकती है। लेकिन जो 40 प्लस एज के हो जाते हैं, 40 से अबव एज के हो जाते हैं, उनके अंदर जो मोस्टली ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से एपिलेप्सी काज होती है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से एपिलेप्सी काज होती है। नेक्स्ट, इसमें इसकी एपिलेप्सी किसी भी एज पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन या हेड ट्रोमा की वजह से भी काज हो सकता है। पहले तो यंगर एज का हमने देखा था, यंगर एज में जेनेटिक या डेवलपमेंटल काजेज की वजह से होगा, लेकिन जो 40 से ऊपर हो जाते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से एपिलेप्सी काज होगी। लेकिन किसी भी एज पे, चाहे वो यंगर है चाहे वो 40 एज प्लस है, तो उनमें ये हेड ट्रोमा की वजह से भी काज हो सकती है। एपिलेप्सी हो सकता है वो भी 40 से कम हो, यंगर एज में हो, लेकिन उसको जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ना हो, लेकिन उसको कोई ऐसा ट्रॉमा मिले जिसकी ऐसी बहुत बड़ी उसने टेंशन ली है जिसकी वजह से उसे ये दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। तो हेड ट्रॉमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है तो तब भी एपिलेप्सी काज हो सकती है। नेक्स्ट, एपिलेप्सी में भी कोई ऐसा क्योर नहीं उसका आया, कोई ऐसा इलाज नहीं आया, लेकिन मेडिसिन से सीजर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जो दौरे पड़ते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से, लेकिन इसे कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसका कोई क्योर आया ही नहीं है, एपिलेप्सी का नोन ही नहीं है। तो जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको डेली मेडिसिन देनी पड़ती हैं, उनको डेली मेडिसिन लेनी पड़ती हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स। सीजर्स की ट्रीटमेंट के लिए भी और प्रिवेंशन के लिए भी, कि वो ठीक भी हों और प्रिवेंट भी हों, कि आपको दोबारा वो सीजर्स ना आए, तो वो पेशेंट को दोबारा वो डेली बेसिस पे लेनी पड़ती है। और इन मेडिसिन को, इन ड्रग्स को हम एंटी कन्वुल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक भी ड्रग्स कह सकते हैं, कि ये एंटी कन्वुल्सेंट है या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो कि सीजर्स की प्रिवेंशन कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमने 2 स्टडी किए हैं, पैरालिसिस और एपिलेप्सी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।